लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन ने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे इसको और भी उस टाइम की बहुत सी इंटरेस्टिंग जो भी डिस्कवरीज थी उनको ध्यान में रख के एक बुक लिखी जिसके अंदर उसने इन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए भी। तो इन्हें देखते हैं। इसके अंदर 6 पोस्टुलेट्स हैं और शुरुआत करते हैं पहली वाली से। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब आप कोई भी मैटर लो, अगर आप उसे डिवाइड करते जाओगे फाइनली आपको जो सबसे छोटा मिलेगा वो होगा एटम, जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है जिससे सारे के सारे मैटर बने हैं, वो है एटम। ये एटम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं बट सबसे छोटी चीज़ जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का वो है एटम। सेकेंड, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। बोला है कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब आप एटम्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं। लेट्स से ये दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में ये आपस में रिएक्ट हुई और इन्होंने कुछ कंपाउंड बनाया। तो जो न्यू कंपाउंड है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। यहाँ पर क्या कोई नया एटम क्रिएट हुआ? नो। क्या ये एटम में से कोई डिस्ट्रॉय हुआ? नो। तो यही ये बता रहा है कि जो भी एटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते ना ही न्यू क्रिएट होते हैं। यही कुछ एटम्स इससे मिलकर न्यू जो है आपका न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिसे आप कंपाउंड बोलते हो। थर्ड, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। अगर आप किसी भी एक एलिमेंट की बात करो, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल इन व्हाट? उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम होंगी। तो कोई भी एक एटम, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके अंदर जितने भी एटम होंगे सबके सारे के सारे एटम्स जो होंगे उनका मास सेम होगा और वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। फोर्थ वाला इसी का ही एक्सटेंशन है। फोर्थ वाले में क्या बोला हुआ है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि अब आप दूसरा एलिमेंट लोगे तो अब इन दोनों के एटम्स को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों का मास डिफरेंट होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एकदम सिमिलर, मतलब एक ही बात को बताते हैं। पहला वाला बोलता है कि एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। और दूसरा बताता है कि अगर दो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो एटम्स होंगे उनका मास अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट बोलता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो ये जो एटम्स कंबाइन होते हैं ये हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन होते हैं। जैसे एक एटम कंबाइन होगा दूसरे एटम से, या दो एटम कंबाइन होंगे, कभी आधा या फिर 4.5 एटम ऐसे कंबाइन नहीं होते। अब आप जितने भी एटम देखोगे या जितने भी आप कंपाउंड देखोगे जो कुछ एलिमेंट से मिलकर बना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने H2O सुना होगा, तो आपको क्या पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। आपने CO2 सुना है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एटम्स हैं वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन हो रहे हैं। तो या तो एक एटम या 2 या 3, कभी फ्रैक्शन ऑफ एटम कंबाइन नहीं होगा। और वैसे भी हमें पता है एटम्स तो ब्रेक होते नहीं है, एटम्स तो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। तो
ये होल नंबर में ही हमेशा जो कंबाइन होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स एंड आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो अब आप कोई भी एक कंपाउंड लो, कंपाउंड क्या है, जो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे H2O एक कंपाउंड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूँ, सिक्स्थ पॉइंट को समझाने के लिए मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपके पास पानी है, ठीक है, H2O, तो ये H2O का मतलब क्या है कि आपके पास दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ये मौजूद है। और ये एक मॉलिक्यूल है H2O का, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। समझाने के लिए भी मैं इतना ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। तो इस पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी होंगे, वो सब के सब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही बने होंगे। तो जो रिलेटिव नंबर है जिस तरीके से कंबाइन होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसे, लास्ट वाले को। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है एटम्स का वो सेम है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब वाटर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से उठा लो, आपको दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टन ने सारे पोस्टुलेट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से प्रेरित होकर दिए थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला पूछा है, ये किस पोस्टुलेट से मिलता जुलता है, कौन सी पोस्टुलेट इस लॉ से इंस्पायर हुई होगी या फिर उसको एक तरीके से शो करता है। तो ये है आपकी सेकंड वाली कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम्स ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास सेम रहता है, जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में। उसी से ही सिमिलर है अगर आप ध्यान से देखो। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसका सिक्स्थ वाला। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जिस रेशियो में आपके एलिमेंट ऐड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, वो रेशियो हमेशा सेम रहता है, वो रेशियो प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब आप उसी प्रोपोर्शन में ही चीज़ों को ऐड करोगे। आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वीडियो देख सकते हो इसके लिए। तो यहाँ भी ये इससे मिलता जुलता है, जो कि इसकी सिक्स्थ पोस्टुलेट है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एटम्स के साइज़ के बारे में एंड एटम्स के बारे में और नई चीज़ें पता करेंगे। थैंक यू।